देखो इस चैप्टर के अंदर हमने पीछे क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर, और फिर हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था वो। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी अल्फा पार्टिकल, है ना, नियरेस्ट अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो सबसे नियरेस्ट अल्फा पार्टिकल और जो न्यूक्लियस का सेंटर था उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसी को हम क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, इम्पैक्ट पैरामीटर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन टू द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जो भी अल्फा पार्टिकल का पाथ होगा वहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। और जितना कम इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतना ही उस पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, यानी उतना ही ज़्यादा वो रिपेल होगा। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E के इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, तो ये आया था 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट और E² R। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था काइनेटिक एनर्जी के लिए। वहीं पर हमने करा था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था, तो उसमें माइनस था, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर E²R। और हमने फिर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी भी निकाला था। और टोटल एनर्जी क्या आया था हमारे पास, तो टोटल एनर्जी आया था माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E²R। ठीक है, तो ये हमारे पास आया था टोटल एनर्जी। ठीक है, याद है, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, रिलेशन भी हमने पढ़ा था इनके बीच में, क्या कि टोटल एनर्जी के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है किसका, टोटल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, तो ये इससे हमने बनाया था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोस्टुलेट है ना, बोहर्स पोस्टुलेट, वो हम पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो तो उसकी लिमिटेशंस थी, है ना, उसकी क्या लिमिटेशंस थी कि यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, तो देखो ध्यान से, तो हमने पढ़ा था बोहर्स की लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन थी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम तो रहा है लेकिन साथ ही साथ में क्या कर रहा है, वो एनर्जी को भी रिलीज कर रहा है। और जैसे ही एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है, लाइट की फॉर्म में कर रहा है, एनर्जी की फॉर्म में कर रहा है, तो यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी एनर्जी वीक हो जाएगी। और अगर उसकी एनर्जी वीक होती है न्यूक्लियस की उतनी ही एनर्जी, तो वही इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या करेगा, वो न्यूक्लियस के क्लोज आता जाएगा और एक टाइम ऐसा जब वो न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, वो टकरा जाएगा, तो इससे हमारा एटम हो जाता है अनस्टेबल। अब ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसको फिर बाद में बोहर्स जो पोस्टुलेट थे, बोहर का जो मॉडल था उससे एक्सप्लेन किया गया था। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में भी काफ़ी बार ये बोहर्स पोस्टुलेट पूछा जाता है। तो अब हम इसको देखने वाले हैं, बोहर्स पोस्टुलेट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये बोहर्स तो नाम था साइंटिस्ट का, है ना। पोस्टुलेट का मतलब होता है एक ऐसी थ्योरी जो कि सभी चीज़ों को कनेक्ट कर रही थी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था उस टाइम पर बोहर के पास। ठीक है, बाद में जो साइंटिस्ट आए, जैसे डिब्रॉय साइंटिस्ट हुए, हीजनबर्ग हुए, ये सब आए, तो उन्होंने बाद में बताया कि हाँ ये बिल्कुल सही था जो बोहर्स ने कहा था, है ना। कुछ चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ें तो सही नहीं होती, बट कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई थी वो काफ़ी सही थी, जो थ्योरेटिकली इन्होंने बताई थी। तो ऐसी थ्योरीज जिनका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, बट ये थ्योरी जो थी वो एकदम क्या कहते हैं, कनेक्शन दे रहे थे, एक क्लियर आइडिया दे रहे थे उस मॉडल के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो बोहर्स पोस्टुलेट, पोस्टुलेट मतलब एक ऐसी थ्योरी जिसका प्रैक्टिकल प्रूफ ना हो, लेकिन ये थ्योरी काफ़ी फिट बैठती हो यहाँ पर मॉडल पर।
तो इसीलिए बोलते हैं इसको पोस्टुलेट्स। तो बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या क्या चाहिए, तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर जो कुछ जो पुराने वो थ्योरीज थी वो तो उन्होंने अपने उसमें रखे ही रखे, जैसे कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस, है ना, विच आर स्मॉलर इन साइज देन एटम, ये रदरफोर्ड ने भी कहा था। ठीक है, क्या है, और ये जैसे कि न्यूक्लियस की जो खोज हुई थी वो रदरफोर्ड ने ही बताया था। तो ये इस चीज़ पे भी एग्री करते थे कि जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा मास है, वो कहाँ पर है, वो सेंटर पर सेंटर पर है। सेंटर पे को हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियस। तो यानी कि सारा का सारा यानी टोटल जो मास है वो न्यूक्लियस में है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी जो है वो भी न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, और यहाँ पर वही सब जो पोस्टुलेट थे उन्होंने ये पॉइंट बताया, ऑलमोस्ट ऑल द मास इज रिसाइड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डेफिनेट ऑर्बिट। अब ये चीज़ें बिल्कुल वही चीज़ें हैं। अब जो मेन पोस्टुलेट थे उसके वो ये तीन थे। कौन से तीन, तो ये वाले जो तीन है हमारे पास, ये और ये हमें यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, तो जो पुराने ये थे हमारे पास स्टार्टिंग के, वो तो वही वाले हैं जो रदरफोर्ड ने बताए थे। जो इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं, और हमारे एनसीईआरटी में इन तीन का ही जिक्र है, तो इन तीनों को यहाँ पर ध्यान समझना है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो रदरफोर्ड जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो यही था कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे करके एनर्जी क्या करेगा, धीरे धीरे लूज करेगा और जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या पोस्टुलेट दिए, क्या थ्योरी दी उन्होंने बताया बोहर्स ने कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को रिलीज ही नहीं करते। पहला इन्होंने क्या पोस्टुलेट बताया, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जैसे कि यहाँ पर ये देखते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये जब भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम पर कोई भी एनर्जी नहीं निकाल रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई एनर्जी अगर अपने अंदर से रिलीज करेंगे ही नहीं तो इनकी एनर्जी कम होगी नहीं, और एनर्जी कम होगी नहीं तो ये कभी न्यूक्लियस में गिरेंगे नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था कि ये एनर्जी को रिलीज ही नहीं कर रहे हैं जब जो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। अब इन्होंने जो ये ऑर्बिट बोला है ना, कि ये अपने ऑर्बिट में यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में या स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, उस दौरान ये अपनी एनर्जी को निकालते ही नहीं। तो इन्होंने सबसे पहली बात तो यही चीज़ खत्म कर दिया कि भाई एनर्जी को रिलीज ही नहीं कर रहे हैं जब अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में या स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी कम होगी नहीं तो ये न्यूक्लियस में गिरेंगे नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ पर ध्यान दिया, स्ट्रेस दिया, क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट। अब ये स्टेशनरी ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि अगर ये अपने स्टेशनरी ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर ये एनर्जी को रिलीज करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी को रिलीज कब करेंगे, जब ये ऑर्बिट को चेंज करेंगे। तो इन्होंने देखो ध्यान से क्या स्टेटमेंट बताया कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट। क्या बोला उन्होंने, कि जब भी वो फिक्स्ड ऑर्बिट में या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे then they do not radiate energy and such type of orbit is known as stationary orbit। तो जो फिक्स्ड ऑर्बिट थे उसी को उन्होंने क्या बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट, और इसी को ही हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी ऑर्बिट में या फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे नहीं, और एनर्जी रिलीज होगी नहीं तो वो कभी गिरेंगे नहीं। ठीक है, अब एनर्जी कब रिलीज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये पाया गया कि भाई एनर्जी तो रिलीज हो रही है, तो उन्होंने बोला कि एनर्जी तभी रिलीज करेंगे जब वो ऑर्बिट को चेंज करेंगे, यानी ऑर्बिट को बदलते टाइम ही उनकी एनर्जी या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट था वो तुम्हें समझ आ गया कि अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उस स्टेशनरी ऑर्बिट को फिक्स्ड ऑर्बिट के नाम से या फिर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उनका अगला स्टेटमेंट जो था, यानी अगला जो पोस्टुलेट था उसको देखो कि वो एनर्जी को रिलीज कब करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जब भी ये ऑर्बिट को क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना, तब जा करके ये क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे अगर ये इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आ रहा है, मान लेते हैं ये वाला जो हमारे पास ऑर्बिट में और ये जो ऑर्बिट है,
अब इस वाले ऑर्बिट में रहने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, तो मैंने कहा यहाँ पर रहने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है, 10 जूल की एनर्जी चाहिए। यहाँ पर रहने के लिए हमारे पास कितनी जूल की एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर रहने के लिए उसको चाहिए यहाँ पर 12 जूल की एनर्जी चाहिए। और एक और ऑर्बिट में यहाँ पे बना रहा हूँ जो कि इसके बाहर है, एक मिनट, ठीक है, ये हमने बोला यहाँ पर 8 जूल की एनर्जी चाहिए। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, जरा ध्यान से समझना इस चीज को, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से इस ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में अगर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर रहने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, यहाँ पर रहने के लिए उसको बस 8 जूल की एनर्जी चाहिए। लेकिन उसके पास पहले जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था उसके पास पहले से कितनी एनर्जी थी, 10 जूल की एनर्जी थी। अब 10 जूल की एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करके ये 8 जूल की एनर्जी वाले ऑर्बिट में अगर जाता है, तो उसके पास एक्स्ट्रा 2 जूल की एनर्जी है। अब वो एक्स्ट्रा 2 जूल की एनर्जी क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा 2 जूल की एनर्जी है वो रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, बाहर रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट या फिर रेडिएशन। तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएंगे, तब वो एनर्जी को रिलीज कर देंगे। और इसी का उल्टा वहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट में और वो हायर में जाना चाहता है, तो क्या होगा, तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, तभी वो जा सकता है। जैसे कि इसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे जाना है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, अब यहाँ पे तो उसके पास 10 जूल की एनर्जी है, यहाँ पे उसको रहना है तो कम से कम 12 जूल की एनर्जी तो रखनी पड़ेगी। अब 12 जूल की एनर्जी कैसे लेगा वो, तो वो बाहर किसी सोर्स से एनर्जी ले लेगा। बाहर किसी सोर्स से मतलब हम यहाँ पे हीट देंगे उसको, है ना, या लाइट देंगे या रेडिएशन कुछ दे रहे हैं हमसे, तो वो क्या करेगा, उस हीट से या उस लाइट से एनर्जी अपनी बढ़ाएगा। 10 जूल से कितनी करेगा वो, 12 जूल करेगा। और 12 जूल की एनर्जी जब होगी तब जा करके ये हायर एनर्जी ऑर्बिट में रह पाएगा, अदरवाइज रह ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एनर्जी कब रिलीज करेगा, जब एनर्जी तब रिलीज करेगा जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा। और कब एनर्जी गेन करेगा, जब वो यहाँ पर लोअर से हायर में जाएगा, लोअर से हायर में जाएगा तब एनर्जी गेन करेगा। मतलब अगर लो से हाई जा रहा है तब तो उसे एनर्जी गेन करने की जरूरत है, लेकिन अगर पहले से हाई में है और हाई से लो में जाना चाहे तो उसे एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर उन्होंने बोहर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी while jump from higher energy orbit to lower energy orbit, यानी इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रिलीज करेगा जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा। मतलब हाई से लो में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, और एनर्जी को एब्जॉर्ब कब करेगा, जब वो जाएगा लोअर से हायर में। जब लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि मान लो हम छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जा रहे हैं, तो हम और नॉलेज गेन कर रहे हैं, है ना, एनर्जी ले रहे हैं, तभी तो हम जा पा रहे हैं। बट अगर मान लो तुम पढ़ोगे नहीं बिल्कुल भी, तो तुम और डाउन हो जाओगे। इस चीज डाउन मतलब इन द सेंस अगर पढ़ते ही नहीं फेल हो जाओगे, तो हो सकता है कि बैक लग जाए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें लो से हाई में जाना है तो एनर्जी हमें चाहिए, बट हाई से अगर लो में जा रहे हैं तो एनर्जी हम रिलीज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था इनका। समझ आ गया ये चीज़, यहाँ पर क्या मैंने बोला, कोई दिक्कत तो नहीं सभी को, प्रीति, मानसी, आर्यन, यस सर, समझ आ गया। है ना। अब देखो ध्यान से, तीसरा जो मेन स्टेटमेंट है इसका उसको देखते हैं, ठीक है। वो क्या कहता है यहाँ पर, बोहर्स के 3 पोस्टलेट जो हैं, अगर कभी आते हैं लिखने को, ये 3 तुम्हें लिखने ही लिखने हैं। वो बाकी जो थे वो तुम्हारे एडिशनल पहले से ही रदरफोर्ड ने दे रखे थे, तो इसको ये फॉलो करता है। बट जो इसने दिए थे खुद, वो ये 3 स्टेटमेंट थे इनके, ठीक है। तो इसलिए तीनों ये स्टेटमेंट तुम्हें जरूर याद रखनी है। तो दोनों पहले स्टेटमेंट समझ आ गए। पहला क्या स्टेटमेंट था, पहला उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट। जब भी वो फिक्स्ड ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब एनर्जी रिलीज नहीं करता। कब वो एनर्जी रिलीज करेगा, जब वो ऑर्बिट को चेंज करेगा, व्हेन इट विल चेंज ऑर्बिट। और अगर ऑर्बिट को चेंज करेगा तो कब रिलीज या कब एब्जॉर्ब करेगा, तो रिलीज तब करेगा जब वो हायर से लोअर में जाएगा, और कब एब्जॉर्ब करेगा, जब लो से हाई में जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, तीसरा जो इसका मेन है कि हम किसी भी मतलब जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को फिक्स्ड करते हैं तो कहीं भी बना सकते हैं क्या,
तो ऐसा इन्होंने बताया कि नहीं, हर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है ना वो फिक्स्ड करा गया है। कैसे फिक्स करा गया है, तो यहाँ पर तीसरा जो बोहर्स का पोस्टुलेट है वो उस ऑर्बिट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से ऑर्बिट्स जो है वो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई हो। क्या कहने का मतलब है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जिनका एंगुलर मोमेंटम जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। मतलब ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल n मल्टीपल हो किसके, h अपॉन 2 पाई के। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो हमने लीनियर मोमेंटम तो सुना है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हमने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है, p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू v। क्या होता है इसमें, p इज इक्वल टू m इंटू में v। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम L से डिनोट करते हैं। अब ये जो लीनियर मोमेंटम है बस उसमें रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr। तो ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है mvr, वेयर m इज मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड r इज द रेडियस। यानी जो न्यूक्लियस के चारों तरफ हमने ऑर्बिट बनाए हैं, तो इसमें ये वाला जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अगर NH अपॉन 2 पाई होगा तभी ये पॉसिबल है ना। इंटीग्रल मल्टीपल अगर होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। तो यहाँ पर सीधे मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता था, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। अब ये जो इन्होंने बोहर्स ने फॉर्मूला दिया था, इन्होंने फॉर्मूला अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे और उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने बताया कि हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। बट प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था कि हाँ भाई ये कैसे आया क्या आया, तो इन्होंने बस ये इस रिलेशन को बना करके दिया था। और बाद में जब डी ब्रॉय और हाइजेनबर्ग आए तो उन्होंने बताया कि हाँ ये फॉर्मूला बहुत ही करेक्ट बैठ रहा है, जो हम यहाँ पर इक्वेशंस वगैरह प्रैक्टिकली फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है। अब इसमें m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, r क्या रेडियस, n क्या यहाँ पर इंटीजर, इंटीजर मतलब n यहाँ पे प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सब होंगे यहाँ पे, और h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो n यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 डैश डैश, और यहाँ पे ये प्लस माइनस के ऐसे हम रखते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे ये चलते जाएंगे। अब यहाँ पर समझो इस चीज को थोड़ा सा, यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फ्रैक्शंस में आ जाए, मतलब इस n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आधा अधूरा ऑर्बिट बने या फिर किसी भी पोजीशन पे बन जाए, ऐसा नहीं होगा। उनकी अपनी पोजीशंस रहती हैं फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इस वर्ड पे काफी स्ट्रेस दिया गया कि एंगुलर मोमेंटम जो भी होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा एक कांस्टेंट का। वो कांस्टेंट क्या है, h अपॉन 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमें मिला था जिसमें हम n क्या लेते हैं, इंटीजर, इंटीजर में प्लस की भी आ सकती हैं वैल्यूज, माइनस की भी आ सकती हैं। h के यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर जो बेस्ड है, ठीक है। तो ये तीसरा पोस्टुलेट था कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। समझ आए यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई। तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट था। ऐसा नहीं कि हम कोई से भी ऑर्बिट को बना सकते थे, हम सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स को बना सकते थे या सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते थे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो रहे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने ऑर्बिट के बारे में फिक्स करी थी। तो ये 3 स्टेटमेंट थे। तो तीनों स्टेटमेंट समझ आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? प्रीति, मानसी, आर्यन? नो सर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी पढ़ लिया है, और तो इसके ऊपर बेस्ड एक ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमारे पास। इन अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एट गोल्ड न्यूक्लियस, देखो ध्यान से, हमने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था उसमें हमने गोल्ड फॉयल ही लिया था, ठीक है, और गोल्ड फॉयल जो लिया था उस पर हमने अल्फा पार्टिकल को हिट कराया था। तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ जो हमें पता रहनी चाहिए वो क्या है कि सबसे पहले चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, जैसे कि अगर हम बात करें चार्ज कितना होता है न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड पर, तो वो हमें पता रहना चाहिए। तो जो गोल्ड है उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 79। तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं चार्ज को, तो चार्ज निकालने के लिए हम जैसे Ne लिखते थे ना, तो यहाँ पे N क्या डिनोट करा, Z, तो Z क्या है यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर, तो वो 79 है। तो 79 इंटू में E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 79 इंटू में ये करके हम निकाल सकते हैं, जो कि इस न्यूमेरिकल में काम आएगा। और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो वो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम एटम के जैसे काम करता है। तो हीलियम में कितने जो प्रोटॉन होते हैं, तो 2 होते हैं, तो इसमें भी 2 होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास टोटल चार्ज जो हम लेंगे न्यूक्लियस पर वो कितना लेंगे, वो लेंगे 2e, ठीक है। जो हमारा हीलियम है वो दूसरे नंबर पे आता है, उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 2 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन हम बोलते हैं। तो जैसे कि सेकंड नंबर पे इसका मतलब उसमें 2 प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा या अल्फा पार्टिकल पे जो होगा वो हम लेंगे यहाँ पर 2e, ठीक है। और जो गोल्ड पर होगा चार्ज वो होगा इतना। तो इन दोनों चार्ज की हमें इस न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इसीलिए बताया गया। अब क्वेश्चन पे देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं। In a head-on collision between an alpha particle at gold nucleus, the closest distance of approach is 4 into 10 की power minus 14 meter, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, तो काइनेटिक एनर्जी का तो हालांकि हमने फॉर्मूला क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था उसका हमने फॉर्मूला ही पढ़ा था, ठीक है। तो वो यहाँ पर तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे यहाँ पे हम, तो देखो ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R is equal to 1 upon 4 pi epsilon Z1 Z2। Z1 क्या है कि चार्ज ऑन ये क्या कहते हैं ही अल्फा पार्टिकल, और Z2 क्या लेंगे, चार्ज ऑन गोल्ड। तो दोनों के चार्जेस हमें पता है। चार्ज ऑन गोल्ड हमारे पास जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है हमारे पास 79 इंटू में E, समझ आया 79 कहाँ से आया, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो गोल्ड पर थे वो हमने लिए, तो 79e, और अल्फा पार्टिकल पे कितने थे, 2e, 2 प्रोटॉन थे ना उस पे, तो वहां से हमने वो ले रखे ये चार्ज। अच्छा, हम यहाँ पे प्रोटॉन की बात क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान दो, जब हम अल्फा पार्टिकल को हिट करा रहे थे गोल्ड के ऊपर, तो वो रिपल्सिव फोर्स महसूस क्यों कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपल कर रहा है, तो हम जो चार्ज जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज ही है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो जो हमने Z1 Z2 लिया है ना, वो हमने 79e ये जो लिया है ये Q1, तुम ऐसे कह सकते हो कि जो Q1 है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ZE बोल रहे हैं, और Z हमारा 79 है, 79 इंटू में E, और Q2 हमारे क्या हो जाएगा, जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होगा पॉजिटिव का वो है 2e, तो ये हमने 2e लिखा है। और नीचे क्या था हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, याद होगा यहाँ पर हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी, हमें ये R गिवन है, उसने कहा है कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है
वो कितना है, वो है 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो जो आर की वैल्यू है वो इतनी दे रखी है हमें। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को सीधे उठाते हैं, इधर लेके आते हैं, आर को इधर लेके आते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 79 में 2 और इंटू में ई का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या आ जाएगा आर। देखो सारी वैल्यू पता है हमें यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। ये पूरी वैल्यू हमें पता है, 9 इंटू 10⁹ होती है। और यहाँ पर ये है 79 इंटू में 2। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, वो है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आर है 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। अब ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट करने के बाद हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये वाली 9.1 इंटू 10⁻⁻13। तो ध्यान रखना 9.1 ये आया, कैलकुलेट करोगे तो ये इतना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻13। ओके, किस में रहेगा ये रहेगा जूल में, जूल में। और इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करेंगे, याद है मैंने कहा था कि अगर तुम्हें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो कैसे बदलोगे, किससे डिवाइड करेंगे इसको हम, तुम यहाँ पे जूल में छोड़ सकते हो, बट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने को आया, ऑप्शन में कभी दे दिया, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो उससे याद रखना कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है उससे डिवाइड कर देते हैं और ईवी लगा देंगे फिर। तो यहाँ पे अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दोगे, डिवाइड करके तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला सकते हो। तो यहाँ तक ही रखते हैं जूल में, वो हमने लाने का तरीका बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻13 -13, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अ 5 मेगावोल्ट प्रोटॉन अप्रोच अ गोल्ड न्यूक्लियस z इज इक्वल टू 79, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, अब की बार इस चीज़ को ध्यान देना कि यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है हमें, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर गिवन है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले जो हमारे पास ये पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को किससे डिनोट करते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन 5 मेगा वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेस दिस न्यूक्लियस। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अंदाजा लगाना ये क्या है, ये हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। अब मेगा के लिए क्या लगाते हैं, मेगा के लिए हम लगाते हैं 10⁻6, वो भी +6, ये ध्यान रखना। मेगा के लिए क्या लगता है, 10⁻+6, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कैसे जाओगे, किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी को ही लिखा जाता है। तो 10⁻6 ये मेगा के लिए आया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, चार्ज और इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी जूल में, ठीक है। तो यहाँ पर वही करा गया है, ये देखो ध्यान से, ये वाली वैल्यू 5 इंटू 10⁻6 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना आ जाएगा, 16×5 80,
16 पंजे 80 तो 8 और 10 की पावर माइनस 19 में 6 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 में 6 किया तो यहाँ पे 13, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 13, ये 13 है, ध्यान रखना 10 की पावर माइनस 13, तो ये हमारे जूल में एनर्जी आ गई। अब ये जो हमारे पास जूल में आई है तो हम क्या करेंगे, सिंपल वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया था, कौन सा, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जेड ई इनटू में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जेड ई अपॉन में यहाँ पर 2e, ठीक है, यहाँ पर 2e, इसने ये r को यहाँ पे उठा के दूसरी साइड ले जा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर जेड ई की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्या क्या लिखेंगे इसमें हम, तो चार्ज ऑन गोल्ड कितना आ जाएगा वो, तो उसका एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है 79e, और जो अल्फा पार्टिकल है उसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2e। अच्छा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल नहीं लिया है, इसने प्रोटॉन यूज कर रखा है, और प्रोटॉन पे तो चार्ज सिर्फ ई लेंगे, ये ध्यान देना जरा, यहाँ पे इसने इसमें अल्फा पार्टिकल नहीं लिया है, तो यहाँ पे 2e नहीं लेना है हमें, हमें सिर्फ ई लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। इसने सिर्फ प्रोटॉन बोला है कि what is the distance of closest approach when a 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेस, तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन लेना, अगर अल्फा पार्टिकल बोलता तो हम 2e लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन को हिट करा रहा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ e लेंगे, ओके, तो यहाँ पर e आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा r क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, तो इस r को उठाओ इधर ले आओ, काइनेटिक एनर्जी नीचे, तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बड़ी होगी क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारे पास नंबर्स वगैरह हैं, इस वजह से, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन मेथड वही चीज़ है, ठीक है, तो ये 79 इंटू में क्या लिखूँ मैं, ई का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, तो सारी वैल्यू पता है ऑलमोस्ट हमें, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन की 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 79 इंटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन में काइनेटिक एनर्जी हम सॉल्व कर चुके हैं, वो हम पे कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻ का 13, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये गलती मत करना कि तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे 5 रख दो, वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा जो आंसर वो नहीं आएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पर आर निकाल रहे हैं, आर हमारा मीटर में रहेगा, ऐसा यूनिट में रहेगा, तो इसीलिए हमें उसे ऐसा यूनिट में ही रखना पड़ेगा, एनर्जी को भी, जो कि जूल है, तो इसीलिए पहले उसको जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना, ठीक है, तो जूल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर कुछ नहीं करना, बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट कर लोगे और आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया हमारे पास, ये कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशन जब कर लोगे तो ये हमारे पास आंसर आया 2.275 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में किसी को भी, नो सर। ठीक है सभी को, अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो हमने बोहर्स मॉडल पढ़ लिया है ना, अब बोहर्स मॉडल के बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सर हाँ बोलो, सर सर ये क्या सिर्फ गोल्ड के लिए ही पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी या नहीं नहीं, डिस्टेंस? किसी के लिए भी आ सकता है, यहाँ पर जैसे कि हमने जो अल्फा स्कैटरिंग किया था उसमें तो हमने गोल्ड लिया था, है ना, लेकिन यहाँ पर हम्म, किसी दूसरे के लिए भी पूछा जा सकता है, और अगर दूसरे के लिए वो पूछेगा ना तो तुम्हें उसका एटॉमिक नंबर वगैरह वो देगा, मेंशन करे, जैसे खासकर गोल्ड के लिए पूछता है तो ज्यादातर केसेस में वो दे देते हैं कि Z इज इक्वल टू तुम्हारा 79 है,
अगर मान लो वहीं पर वो तुमसे जैसे कि उसने आयरन का दे दिया है ना, अब आयरन का तुम्हें वो दे देगा कि हाँ ये 26 है, जैसे यहाँ पर ही दे दिया आयरन का कि एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे 26 है, या फिर जैसे मान लो किसी और का भी दे देगा तो तुम्हें जरूर Z की वैल्यू मेंशन करेगा। और प्रोटॉन दे रखा है तो प्रोटॉन के लिए हम चार्ज ले लेंगे कितना, E ले लेंगे। वहीं अल्फा पार्टिकल दे रखा है तो 2E ले लेंगे हम। तो अगर वो देता है कोई से भी दूसरे एटम तो उसका वो तुम्हें एटॉमिक नंबर मेंशन कर देता है, ठीक है। तो ये किसी भी एटम के लिए आ सकता है। हमने जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ओके पढ़ा था सर। तो गोल्ड, हाँ गोल्ड लिया था, तो इसीलिए ज़्यादातर ना केसेस में गोल्ड ही दे देते हैं। वो क्यों गोल्ड लेते हैं इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो गोल्ड का एटम का साइज है ना वो थोड़ा बड़ा होता है ना, तो इसीलिए उस पर अल्फा पार्टिकल को जब हम हिट कराते हैं तो उससे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो थोड़ा कंपेरेटिवली आसान रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ना ज़्यादातर केस में गोल्ड ही दे देते हैं वो, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा गोल्ड ही देगा। वो तुम्हें कोई दूसरा आइटम देगा ना तो उसका एटॉमिक नंबर तुम्हें जरूर देगा, और फॉर्मूला यही लगेगा, मेथड बिल्कुल यही होगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम बढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या, तो जो स्पेक्ट्रा है उससे पहले हम एक चीज थोड़ा याद कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ा था हमने, तो जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं तो क्या होता है, जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों डिवाइड होता है ना। तो यहाँ पर जो वो व्हाइट लाइट है उस व्हाइट लाइट के अंदर जो 7 तरह के लाइट्स हैं, है ना, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, उन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये जो हमारे पास है सभी, उन सभी की जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, और वेवलेंथ अलग अलग है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पर, हाँ वेवलेंथ, सॉरी, यहाँ पर जो वाइट लाइट है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं, फ्रीक्वेंसी तो वाइट लाइट की सेम ही रहेगी, हम वेवलेंथ बोलते हैं यहाँ पर। जो वेवलेंथ है यहाँ पर, ठीक है, वो इस तरह से चेंज रहती है, चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों, तो हमने पढ़ा था कि जो वाइट लाइट है उसमें हमारे पास 7 कलर कौन से, विबग्योर, ये है। अब इनमें से अगर हम बात करें तो ये जो व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास करेंगे, यानी एक मटेरियल मीडियम से हम पास कर रहे हैं, जब भी मटेरियल मीडियम से हम पास करेंगे तो इनकी स्पीड पे फर्क पड़ता है। यानी जो ये लाइट आ रही है इनकी स्पीड अफेक्ट होगी इस मीडियम से। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा, मतलब जो फास्ट ट्रैवल कर रहा है वो क्या है, वो करेगा यहाँ पे रेड, है ना। रेड जो है उसकी वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर इनकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, और इनकी वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से ही ऐसा होता है कि ये हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ऐसे क्यों, क्योंकि जैसे ही व्हाइट लाइट इसमें एंटर करा तो व्हाइट लाइट में तो 7 कलर है, अब 7 कलर की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। वेवलेंथ अलग होने की वजह से कोई होगा जो बहुत तेजी से निकल जाएगा, कोई दूसरा स्लो स्लो आएगा उसके पीछे, फिर तीसरा उसके पीछे आएगा स्लो स्लो, और चौथा उससे पीछे। तो सभी की स्पीड सेम है क्या, तो आंसर नहीं, सभी की स्पीड तो अलग अलग हो गई इस मीडियम में। अब अलग अलग स्पीड होने की वजह से ही कोई जल्दी पहुंच जा रहा है, कोई लेट पहुंच रहा है। इन्हीं की वजह से ही जब भी वो उस मीडियम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग पैटर्न शो करते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट लाइट को जब भी हम किसी भी मीडियम से अगर गुजारते हैं, जैसे प्रिज्म से गुजारते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देता है। अब वो पैटर्न जो दिखाई देता है उसी पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते थे, स्पेक्ट्रम। अब व्हाइट लाइट के अलावा हमारे पास तो और रेडिएशन है, हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, गामा रेज हैं, ये सब भी है। अब व्हाइट लाइट तो हमें दिखाई देती है अपनी आंखों से, लेकिन बाकी जो रेडिएशन है उसको तो हम देख भी नहीं सकते, तो क्या उनके भी स्पेक्ट्रम होते हैं, तो बाद में जो साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके भी स्पेक्ट्रम होते हैं। अब उनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं उन उसके लिए कॉमन नाम यूज करते हैं स्पेक्ट्रा, है ना। स्पेक्ट्रम तो हम व्हाइट लाइट के लिए यूज करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हमारे पास रेडिएशंस होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर एक कॉमन नाम यूज करते हैं, मतलब सभी के लिए, वो है स्पेक्ट्रा। तो जो हमारे पास
रेडिएशंस हैं, हर तरह की जो रेडिएशंस होती हैं उन सभी की एक पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा होती हैं, उनको भी ऑब्टेन करा जा सकता है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाले हैं। समझ आया ये चीज़ मैंने क्या बताया। जैसे व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करोगे तो हमें एक विबग्योर का स्पेक्ट्रम मिलता है। इसी तरह से अगर जो बाकी हमारे पास रेडिएशन है उनको भी अगर हम पास करेंगे इस प्रिज्म में से, तो हमें एक पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, अब वो पैटर्न 7 रंगों में डिवाइड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके भी अपने पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं बताता हूँ। उससे पहले ना एक छोटा सा बस वीडियो में पहले दिखाता हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। ठीक है, ताकि उसे समझ पाओ अच्छे से। अच्छा, ये स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? Spotlight shine bright all on me. Got the internet talking like, who is she? Whole world watching, they about. ये स्क्रीन दिख रही है क्या बाकी This is को? one of our funnest demonstrations to show atomic spectra. I'm स्क्रीन दिख रही है प्रीति, मानसी, आर्यन, यूट्यूब पे? नहीं भैया, नोट्स का दिख रहा है बस। अच्छा, नोट्स का दिख रहा है, एक सेकेंड में करता हूँ।
इसमें मेरे ख्याल से शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों यूट्यूब का। ये दिख रहा है इमेज यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, हीलियम, मरकरी, ये दिख रहा है क्या? हाँ भैया दिख रहा है। हाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जितने भी हमारे पास एटम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब है हमारे पास, इन सभी एटम का एक पर्टिकुलर ना फिंगरप्रिंट होता है या पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, या स्पेक्ट्रा हम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, उन सभी का अपना पर्टिकुलर एक ऐसा स्पेक्ट्रा होता है जो कि किसी दूसरे एटम का नहीं हो सकता। अब यही चीज उनका फिंगरप्रिंट बन जाता है, पहचान बन जाती है। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सभी का जो फिंगरप्रिंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हमारा आधार कार्ड बनता है, वो हमारे रेटिना को और हमारे जो थंब के इंप्रेशन या इन सब के उंगलियों के फिंगरप्रिंट से होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये सबके अलग अलग होते हैं। अगर कोई जो जुड़वा बच्चे होंगे उसके भी अलग अलग होते हैं यहाँ पे रेटिना, ये फिंगरप्रिंट वगैरह, है ना। उसी तरह से हर एटम का जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट कहने का मतलब यूनिक पहचान जो है, वो उनका स्पेक्ट्रा होता है। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन, उसका जब स्पेक्ट्रा देखा गया, अब ये कैसे देखा गया, तो समझना इस चीज को ध्यान से कि यहाँ पर फिर से हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं एक प्रिज्म। ये हमारे पास एक प्रिज्म है। अब की बार इस प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट को नहीं, बल्कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एक हम कंटेनर लेते हैं। और ये कंटेनर कैसे लेते हैं, ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है ना, वैक्यूम ट्यूब है जिसके मतलब वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, और इसमें हमने क्या कर रखा है, हमने हाइड्रोजन गैस को भर दिया है। अब हाइड्रोजन गैस को भरने के बाद इससे हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि हम इसे एनर्जी दे रहे हैं। हम जैसे इसको एनर्जी देंगे तो इसके जो एटम्स है वो एक्साइट होंगे। एक्साइट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये एक टाइप के लाइट को अपने अंदर से निकालते हैं। अब ये जो लाइट है, इस लाइट को हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म में से गुजारते हैं। जैसे इस प्रिज्म में से गुजारेंगे तो हमें प्रिज्म के बाद यहाँ पर पैटर्न दिखा देता है। कैसे पैटर्न दिखा देता है? जैसे व्हाइट लाइट में तो 7 कलर दिखा देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन गैस को हमने पास किया इस प्रिज्म में से, तो हमें हाइड्रोजन गैस का इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। किस टाइप का? तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, कुछ ग्रीन टाइप का है, ये ऑरेंज टाइप का, ये रेड टाइप का है। ये हमें पैटर्न दिखाई देता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का। फिर हमने देखा कि हीलियम है। अब हीलियम का जो है वो इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। इसके पैटर्न्स थोड़े अलग थे, थोड़े डिस्टेंस हो सकते हैं इनके बीच में, और ये अलग होते हैं। फिर मान लो जैसे मरकरी लिया हमने। अब मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम वेपर फॉर्म में बनाते हैं। वेपर फॉर्म में डालने के बाद इसी ट्यूब के अंदर फिर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी इसको एनर्जी देते हैं। फिर ये भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर लाइट को इमिट करता है, निकालता है। अब जो वो लाइट इस प्रिज्म में से पास करते हैं तो उसका भी पैटर्न ये इस टाइप का हमें कुछ दिखाई देता है। तो ये जितने भी तुम्हें ये दिखाई दे रहे हैं, ये इनके पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये हमारे पास क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, इस एटम के स्पेक्ट्रा हैं। अब यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रा है वो हर एक एटम का डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, यानी वो उसकी पहचान बन जाते हैं। जैसे व्हाइट लाइट का 7 कलर दिखाई दे रहे थे हमें इस टाइप के, उसी तरह से बाकी जो हमारे पास गैसेस होते हैं, एटम्स होते हैं, उनको गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में ट्यूब के अंदर रखते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो लाइट को इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एक ट्यूब लाइट होता है ना। अब जैसे ट्यूब लाइट है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या होता है, वो ग्लो करने लगता है, व्हाइट लाइट निकालता है। तो उसमें कौन सी गैसेस होती हैं? इनर्ट गैसेस जनरली हम लेते हैं। इनर्ट गैस मतलब जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, उस टाइप के हम गैसेस ले रहे हैं। तो वो भी क्या करते हैं, वो ग्लो करती है, चमकती है और रोशनी कर देती है घर में। उसी तरह से बाकी जो हमारे पास जो ये हाइड्रोजन, हीलियम या बाकी जो ये गैसेस हैं या वेपर हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको हम एनर्जी पास करेंगे उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर, वेपर फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में, तो वो भी लाइट
को निकालेंगे और उस लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस टाइप का हमें यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देता है, नज़र आता है। तो ये कुछ समझ आया यहाँ पे तुम्हें, और मैं एक वीडियो शेयर करूँगा तुम्हें, व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा थोड़ी देर में, तो वो चीज़ देखोगे तो और थोड़ा सा समझ आएगा कि यहाँ पे कैसे ये बनते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तुम्हें समझ आ गया, हाइड्रोजन का ये पैटर्न है हमारे पास, हीलियम का कुछ इस टाइप का पैटर्न है, मरकरी इस टाइप का दिखाता है, बाकी और भी गैसेज जो होती हैं उनके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से दो टाइप के? तो एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, तो जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर कि हम क्या करते हैं, जो गैस होता है ना, उसको हम एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर रखते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी देने पे क्या करते हैं, वो ग्लो करने लगते हैं। अगर मान लो जैसे कि मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि हमारे पास वाटर है ना, अब वाटर का हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब वाटर तो लिक्विड है, उसको पहले वेपर फॉर्म में लाओगे, है ना। अब वाटर जो है वो दो एटम से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से दो एटम? तो उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब हाइड्रोजन का एक अलग स्पेक्ट्रम है या स्पेक्ट्रा है, ऑक्सीजन का भी एक अलग स्पेक्ट्रा है। अब अगर मैंने उस वाटर को वेपर फॉर्म में इसमें डाला और उससे हम हाई इलेक्ट्रिसिटी, लो पोटेंशियल, लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज अगर देते हैं तो क्या करेगा, ये भी क्या करेगा कि एक टाइप के यहाँ पर स्पेक्ट्रा को, मतलब लाइट को जो पास करेंगे हम प्रिज्म में से, तो एक टाइप का ये स्पेक्ट्रा हमें देता है। अब उस स्पेक्ट्रा में हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमने लिया है इसके अंदर, इस क्या नाम है, कंटेनर के अंदर, है ना, वो किस किस का कॉम्बिनेशन है ना। मान लो जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने वाटर लिया था, मुझे नहीं पता वाटर के अंदर कौन से एटम्स है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि क्या है ना। अब हमने क्या करा, बस उसे वेपर फॉर्म में बदला और इसके अंदर रखा, हाई लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज दिया, और हमने देखा कि जो रेडिएशन बाहर निकल रही है उसको हम प्रिज्म से पास करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखा देते हैं। अब उस पैटर्न को हमने पहचाना कि जो हाइड्रोजन का पैटर्न था वो हमें दिखाई देता है और हमें जो ऑक्सीजन का पैटर्न है वो दिखाई देते हैं। तो हम समझ गए कि ये दो पैटर्न, दो टाइप के पैटर्न को शो कर रहा है, एक तो हाइड्रोजन के पैटर्न को शो कर रहा है और एक ऑक्सीजन के पैटर्न को शो कर रहा है। तो इनके पैटर्न से हमने पहचाना कि जो इसके अंदर भरा गया है उसके अंदर पक्का कौन होंगे, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से अगर मान लो हमें अगर जानना है कि कोई भी, मान लो हमें उसने क्या कर दिया कि एक कंपाउंड दे दिया है ना, अब वो मिक्सर है, पूरा मिक्सर है किस किस का, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन कौन सी गैसेस है। तो उसको फिर से क्या करते हैं हम गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको वैक्यूम ट्यूब के अंदर रख करके हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उससे हम देखते हैं कि उससे जो पैटर्न बने हैं उस पैटर्न को पहचानते हैं कि किस एटम से मिलते हैं। ठीक है, तो उस एटम से अगर मिलते हैं तो हम पहचान लें कि हाँ इसके अंदर ये एटम है। तो ये खास चीज़ था कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा से पता लगा सकते थे किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था वो अलग अलग था और यूनिक था। ओके, अब यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या और कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हेन एटॉमिक गैस और वेपर, ध्यान रखना हम उसे गैसेस फॉर्म में और वेपर फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। सो व्हेन एटॉमिक गैस और वेपर इज प्लेस्ड इन अ ग्लास ट्यूब, ये क्या है हमारे पास, एक ग्लास ट्यूब है, इज प्लेस्ड इन अ ग्लास ट्यूब एट लो प्रेशर, ध्यान रखना लो प्रेशर एंड एक्साइटेड बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो हम एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, या तो बहुत हाई एनर्जी हीट दे दो उसे, या हाई इलेक्ट्रिसिटी दे दो, तो उससे हम क्या करते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है वो एटम एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट मतलब वो एनर्जी गेन करने के बाद क्या करते हैं, रेडिएशंस को, एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं अपने अंदर से। ठीक है, यूजुअली बाय इलेक्ट्रिसिटी। देन उसके बाद क्या होता है, देन अ रेडिएशन इज एमिटेड, तब वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। जैसे कि ट्यूबलाइट होता है, ट्यूबलाइट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसके अंदर जो गैसेस हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से वो ग्लो करने लगते हैं, चमक लगते हैं, रेडिएशन को एमिट करते हैं। उसी तरह से जो बाकी हमारे पास गैसेस होंगे वो भी क्या करेंगे, अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करते हैं ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये जो हमारे पास फिनोमिना होता है इसी को ही हम यहाँ बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन व्हेन gaseous state or in vapor state are excited in a glass tube and electricity is passed at low pressure, then it starts radiating, and when it passes through the prism then it gives the pattern spectrum, and that is known as
एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा थे, है ना, अब वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसको इस तरह से देखते हैं यहाँ पर। हाँ, ये चलो ये बता ही देता हूँ अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा और ये, क्योंकि थोड़े से थियोरेटिकल है और आसान है, तो बस 5 मिनट लगेगा, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से बताए, इसको कंप्लीट कर ही लो। जो ये हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा है और ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने क्या बोला, दो टाइप के होते हैं, है ना, एक इमिशन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा होते हैं, इसमें हम सनलाइट की प्रेजेंस में ही उस एटॉमिक गैस या उस वेपर को एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने मतलब एनर्जी देते हैं, और वो क्या करता है, एक यहाँ से रेडिएशन को एमिट करेगा, उस रेडिएशन को हम प्रिज्म से पास करेंगे, प्रिज्म से पास करने के बाद यहाँ पे हमें पैटर्न दिखाई देगा। अब वो जो हमें पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, वो कैसे दिखाई देगा, तो ध्यान दो, मैंने बोला था कि जब भी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेते हैं या ऑब्टेन करते हैं तो व्हाइट लाइट भी होता है ना। अब व्हाइट लाइट भी तो प्रिज्म में से पास करेगा, है ना, और ये जो हमारे पास अंदर गैसियस स्टेट में जो गैस मौजूद है उसका भी अपना रेडिएशन होगा। तो उससे हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पर, उससे हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई देता है। क्या पैटर्न दिखाई देता है, तो यहाँ पर वो पैटर्न हमें जो दिखते हैं वो मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ पर इमेज के फॉर्म में दिखाता हूँ ताकि तुम उसको समझ पाओ अच्छे से। इमिशन स्पेक्ट्रा, हाँ ये देखो यार ध्यान से, ये दिख रहा है क्या इमेज, ये दो इमेज दिख रहे हैं तुम्हें। यस यस। हाँ अब जरा ध्यान सुनना, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये हमें स्पेक्ट्रा कब मिलता है, ये जो हमारा व्हाइट लाइट होता है उसके प्रेजेंस में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब मिलता है, इन द एब्सेंस ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब अगर हम एक डार्क रूम ले लेते हैं, अंधेरा, जैसे हमने एक रूम ले रखा उसमें बहुत अंधेरा कर रखा है यानी व्हाइट लाइट है ही नहीं, और वहां पर हम क्या करेंगे, इस वैक्यूम ट्यूब में हम गैस को भरेंगे, इसको हम एनर्जी देंगे तो ये एक टाइप के रेडिएशन को निकालेगा, और उस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करेंगे, तो जो हमें पैटर्न दिखाई देगा वो हमें दिखाई देता है इस टाइप का। ये जो ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा है तुम्हें, तो ये ब्लैक बैकग्राउंड का मतलब होता है कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा गया है एक डार्क रूम के अंदर, और उस डार्क रूम में जो रेडिएशन हमें मिले हैं वो मिले हैं कुछ इस टाइप के। यहाँ पे दिख रहा होगा ये रेड है, ये ग्रीन है, ये थोड़ा ब्लू है, इस टाइप का दिखाई दिया है ना। ये है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ सॉरी ये रहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो दिख रहा है यहाँ पर हमें इस टाइप का दिखाई देता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अच्छा मैंने उल्टा यहाँ पर बोल दिया, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये होता है
यहाँ पर हाँ, ये जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है हमारे पास, ये हमारे पास वाइट लाइट की प्रेजेंस में होता है, ये सॉरी डार्क रूम में होता है, और जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ये वाइट लाइट की प्रेजेंस में होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये हमें इस तरह का दिखाई दे रहा है और ये इमिशन इस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो मैं ये जो समझा रहा हूँ, इस दोनों इमेज को अगर समझोगे ध्यान से तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ना जो ये इमिशन स्पेक्ट्रा था इसमें क्या था कि वाइट लाइट नहीं था, वाइट लाइट नहीं था तो बैकग्राउंड कैसा है इसमें, बैकग्राउंड इसमें डार्क है। ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इसमें बैकग्राउंड देखो कैसा है, इसमें बैकग्राउंड में विबग्योर बन रहा है ना, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन, ये सारे सारे तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये पीछे में बैकग्राउंड में विबग्योर टाइप का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने व्हाइट लाइट यूज कर रखा है। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करा हमने, व्हाइट लाइट यूज नहीं करा है ना, सिर्फ हमने डार्क रूम में वो परफॉर्म करा था इस एक्सपेरिमेंट को, तो पीछे बैकग्राउंड कैसा ब्लैक है। अब इसमें इसमें इसका क्या फायदा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम इमिशन स्पेक्ट्रा को डार्क रूम में ऑब्टेन करते हैं तो ये जो हमारे पास रेड कलर की जो दिखाई दे रही है तुम्हें यहाँ पर इस तरह का पैटर्न या ग्रीन का पैटर्न दिखाई दे रहा है या फिर ये दिख रहा है, ये ना थोड़े से फैलते हुए नजर आते हैं, फैलते हुए नजर मतलब इसमें तुम शार्प एजेस नहीं बता सकते कि ये यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है या यहाँ से खत्म हो रहा है। जैसे अगर तुम विबग्योर में देखोगे, ये हमारा जो रेड है ये जो हमारा ऑरेंज है ये एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, है ना, मिक्सअप हो जा रहे हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो रेड वाला ये फैल रहे होते हैं, तो फैल रहे तो इनका पर्टिकुलर एक लाइन नहीं बता सकते कि इनकी विड्थ कितनी है, क्योंकि ये एक्सपेंड है थोड़े से, और थोड़े से क्या होते हैं लाइट इधर बढ़ते जाओगे तो थोड़े हल्के हल्के होते जाएंगे, इधर बढ़ते जाओ ये भी हल्के हल्के होते जाएंगे। अब यहाँ पर इनकी पर्टिकुलर एड जो किनारे हैं या उनकी विड्थ है वो बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो होता है इसमें क्योंकि हमने वाइट लाइट पीछे यूज कर रखा है और वाइट लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास जो वो गैस था जिसको हमने एक्साइट किया था और प्रिज्म में से पास किया था, उसकी वजह से यहाँ पर हमें ये तीन जो दिख रही हैं डार्क लाइन है ना, ये डार्क लाइनें बनी क्यों, तो जो यहाँ पर पहले रेड बन रहा था उस रेड की जगह पर यहाँ पे अब ब्लैक लाइन बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाइट लाइट ने क्या करा, उस रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर यहाँ पर उस रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया था तो यहाँ पर कोई लाइट आएगी नहीं, और लाइट नहीं आएगी तो क्या आएगा वहाँ पे, तो इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट या इन दी एब्सेंस ऑफ वो जो वाइट लाइट है वहाँ पे एक डार्कनेस पैदा होती है। तो यहाँ पर जो पहले रेड कलर बन रहा था वो रेड कलर किसने एब्जॉर्ब कर लिया, व्हाइट लाइट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह यहाँ पर हमें शार्प ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं। अब ये जो शार्प ब्लैक लाइंस होती है इनकी विड्थ पहचान पाना बहुत आसान होता है, इजी होता है एज कम्पेयर टू ये इमिशन स्पेक्ट्रा। सेम उसी तरह से जहां पर तुम्हें ग्रीन दिख रहा था पहले, अब देखो ग्रीन की जगह पे क्या आ गया, ये डार्क लाइन आ गई। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन जो कलर था वो एब्जॉर्ब कर लिया, किसने एब्जॉर्ब कर लिया, व्हाइट लाइट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और व्हाइट लाइट ने जो एब्जॉर्ब करा है उसकी वजह से फिर से यहाँ पर एक शार्प जो है वो डार्क लाइन दिखाई देती है। उसी तरह से अगर देखोगे ये जो ब्लू कलर था पहले, वो ब्लू कलर भी किसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो व्हाइट लाइट ने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब वो उस गैस ने जो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर देने थे डार्क में, है ना, अगर उसी को हम व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो वो कलर हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि व्हाइट लाइट उन कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और अगर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या होते हैं, एक शार्प ब्लैक लाइंस दिखाई देती हैं, और उन ब्लैक लाइंस की विड्थ को मतलब मेज़र कर पाना आसान होता है, इजी होता है। अब इनकी विड्थ को अगर हम मेज़र कर पाते हैं तो हम उसकी वेवलेंथ को मेज़र कर पाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, यानी इनकी जो इस वेव की जो लेंथ होगी उसको मेज़र कर पाना आसान होता है। इसीलिए हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब जो ये ब्लैक कलर की लाइंस आती है ना, इसको स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये शार्प जो ब्लैक कलर की लाइंस आती हैं उनकी वेवलेंथ को निकाल पाना बहुत आसान होता है, ईजियर होता है। और बाद में हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की हेल्प से ही बाकी जो हमारे पास एटम्स होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो इसमें तो हमें कलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो हमारे पास गैसेस होते हैं, ये रेडिएशंस होते हैं, उनमें तो कलर है ही नहीं, ठीक है, तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, इन ब्लैक लाइंस की हेल्प से ही करते हैं। इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें बाकी जो रेडिएशन है उनके स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताता है।
तो दोनों में फर्क समझ आया क्या चीज? इमिशन स्पेक्ट्रा होती है वो हम इन दी एब्सेंस ऑफ व्हाइट लाइट परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं, है ना, ये हम ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है वो हम व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में ऑब्टेन करते हैं। अब व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो ये व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में जिस कलर की लाइट आ रही थी उस लाइट को ये खा जाता है। खा जाने का मतलब उस लाइट को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर एब्जॉर्ब कर ले तो वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट बन जाती है और हमें एक ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई देती हैं। और वो जो ब्लैक कलर की लाइंस है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न स्पेक्ट्रा बनाता है, ठीक है। और ये जो एब्जॉर्ब करने के बाद स्पेक्ट्रा बना है, स्पेक्ट्रम बना है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर जो हमने डार्क बैकग्राउंड में या डार्क रूम में जो यहाँ पे उसका जो ऑब्टेन करा था इसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये दो चीज यहाँ पर फर्क समझ आया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होगा? इन दी प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट। इमिशन स्पेक्ट्रा कब होगा? इन दी एब्सेंस ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हमारे लिए? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्यों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? क्योंकि कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं जो कि वाइट लाइट की रेंज में आते ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ओके। तो थोड़ा बहुत समझ आया यहाँ पे, बाकी हम यहाँ पर इसको और कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? प्रीति, मानसी, आर्यन, आया समझ? यस सर। चलो ठीक है, फिर यहीं तक ही रखते हैं।